भारत की प्राचीन धरती पर ज्ञान की ऐसी ऐसी मशालें जलीं जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रकाश दिया। इन्हीं मशालों में सबसे प्रखर, सबसे दीर्घकाल तक जलने वाली मशाल थी नालंदा विश्वविद्यालय। ये केवल एक शिक्षण संस्था नहीं था, बल्कि ज्ञान, तर्क, करुणा, दर्शन, विज्ञान और वैश्विक संवाद का जीवंत केंद्र था। नालंदा का नाम सुनते ही आज भी एक ऐसा स्वर्णिम युग आंखों के सामने उभर आता है, जहां हजारों विद्यार्थी, सैकड़ों आचार्य और असंख्य ग्रंथ एक साथ मानव सभ्यता को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक ये है कि यही नालंदा अंततः आग की लपटों में स्वाहा कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम के समय लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। बिहार के वर्तमान नालंदा जिले में स्थित ये विश्वविद्यालय धीरे धीरे एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र बन गया। यहाँ केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि वेद, उपनिषद, न्याय, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र और साहित्य जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन माना जाता था। कहा जाता है कि प्रवेश द्वार पर ही विद्वान आचार्य विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे और केवल अत्यंत प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही अंदर प्रवेश कर पाते थे। नालंदा की सबसे बड़ी शक्ति उसका विशाल पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। ये पुस्तकालय 3 विशाल भवनों में विभाजित था: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें लाखों पांडुलिपियां संग्रहित थीं। ये ग्रंथ ताड़पत्र, भोजपत्र और प्रारंभिक कागज पर लिखे गए थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मध्य एशिया से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने नालंदा का विस्तृत वर्णन किया है और इसे उस युग का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बताया है। सदियों तक नालंदा ज्ञान का दीपक बनकर जलता रहा। राजाओं, दानदाताओं और समाज का पूरा समर्थन इसे प्राप्त था। लेकिन जैसे जैसे भारत की राजनैतिक स्थिति कमजोर होती गई, वैसे वैसे ये महान संस्था भी असुरक्षित होती चली गई। 12वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में तुर्क आक्रमणों का दौर शुरू हो चुका था। इन आक्रमणों का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि लूट, विनाश और धार्मिक वर्चस्व भी इसमें शामिल था। इसी काल में इतिहास के मंच पर एक आक्रामक सेनापति का उदय हुआ, बख्तियार खिलजी। वो मोहम्मद गोरी का सेनापति था और बिहार तथा बंगाल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसके आक्रमणों की विशेषता ये थी कि वो बिना किसी गहन समझ के अचानक और अत्यंत क्रूर तरीके से हमला करता था। 1193 ईस्वी के आसपास उसने नालंदा क्षेत्र पर धावा बोला। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को एक सैन्य किला समझ लिया था। ऊंची दीवारें, विशाल भवन और संगठित परिसर उसे एक दुर्ग प्रतीत हुआ। बिना ये जाने कि ये ज्ञान का मंदिर है, उसने अपने सैनिकों को आक्रमण का आदेश दे दिया। सैनिकों ने विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही भिक्षुओं और विद्वानों पर हमला कर दिया। अधिकांश भिक्षु निहत्थे थे और प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थे। हजारों लोग मारे गए और जो बच पाए वे जंगलों, पहाड़ों और पड़ोसी देशों की ओर पलायन कर गए। इसके बाद जो हुआ वो मानव इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक माना जाता है। नालंदा के विशाल पुस्तकालय में आग लगा दी गई। लाखों ग्रंथ, जिनमें सदियों का संचित ज्ञान था, एक एक कर जलने लगे। कहा जाता है कि पुस्तकालय की आग इतनी भीषण थी कि वो कई महीनों तक जलती रही। ताड़पत्र और कागज से बने ग्रंथों ने इस आग को और भी विकराल बना दिया। वो ज्ञान जिसे तैयार करने में पीढ़ियां लगी थीं, कुछ ही समय में राख में बदल गया। इस विनाश का उल्लेख फारसी इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने अपनी प्रसिद्ध कृति तबकात-ए-नासिरी में किया है। उसके अनुसार बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने नालंदा में हजारों ब्राह्मणों को मार डाला और एक विशाल पुस्तकालय को जला दिया। हालांकि उसने नालंदा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया, लेकिन विवरण से ये स्पष्ट होता है कि वो नालंदा विश्वविद्यालय ही था। नालंदा के जलने के साथ ही भारत की बौद्ध परंपरा को गहरा आघात पहुंचा। ये केवल एक विश्वविद्यालय का विनाश नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण ज्ञान प्रणाली, शिक्षण पद्धति और दार्शनिक परंपरा का अंत था। इसके बाद भारत में बौद्ध शिक्षा केंद्र तेजी से समाप्त होते चले गए।
तिब्बत और एशिया के अन्य देशों में बौद्ध ज्ञान की जो परंपरा बची, वो काफी हद तक नालंदा से गए विद्वानों के कारण ही संभव हो सकी। ये भी ध्यान देने योग्य है कि नालंदा का पतन केवल एक दिन या एक आक्रमण का परिणाम नहीं था। इससे पहले भी विश्वविद्यालय धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। राजनैतिक संरक्षण कम हो चुका था, आर्थिक सहायता घट रही थी और आक्रमणों का खतरा लगातार बना हुआ था। लेकिन अंतिम प्रहार इतना घातक था कि नालंदा कभी फिर से अपने मूल स्वरूप में नहीं लौट सका। नालंदा के विनाश का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। पूरी एशियाई बौद्ध दुनिया ने इसका शोक मनाया। तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में नालंदा को ज्ञान की जन्मभूमि माना जाता था। वहां के विद्वानों ने अपने ग्रंथों में नालंदा के आचार्यों का उल्लेख श्रद्धा से किया है। आज भी तिब्बती बौद्ध मठों में नालंदा परंपरा को जीवित रखा गया है। सदियों तक नालंदा खंडहरों में दबा रहा। समय की धूल ने उसके गौरव को ढक दिया। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की, तब जाकर दुनिया को इस महान विश्वविद्यालय के अवशेषों का ज्ञान हुआ। ईंटों से बने विशाल विहार, स्तूप और कक्ष इस बात की गवाही देते हैं कि नालंदा कितना भव्य और सुव्यवस्थित रहा होगा। आज नालंदा का नाम फिर से जीवित किया गया है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई कि उस प्राचीन ज्ञान परंपरा को फिर से सम्मान दिया जाए। हालांकि वो प्राचीन नालंदा की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन उसका नाम हमें लगातार याद दिलाता है कि ज्ञान कितना मूल्यवान होता है और उसका विनाश मानवता के लिए कितना घातक हो सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय का जलना हमें ये सिखाता है कि सभ्यताएं केवल तलवार से नहीं, बल्कि अज्ञान, असहिष्णुता और संकीर्णता से भी नष्ट होती हैं। ये घटना इतिहास की एक चेतावनी है कि जब ज्ञान के केंद्र असुरक्षित हो जाते हैं, तब पूरी मानवता गरीब हो जाती है। नालंदा की आग आज भी इतिहास के पन्नों में जल रही है, हमें याद दिलाने के लिए कि ज्ञान की रक्षा करना ही सच्ची सभ्यता की पहचान है।